प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोधय सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम आपातकालीन प्रावधानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित जो इमरजेंसी पावर हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के कड़े स्वरूप में है। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकती। दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। इसको हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है, किंतु संविधान के इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तीसरे तरह का आपातकाल भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरूपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। यह अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनका आसन खतरा है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र विद्रोह अथवा आसन खतरे के आधार पर वह विभिन्न उद्घोषणा भी जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या न की हो, या ऐसी उद्घोषणा लागू हो। यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा शस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है।
प्रारंभ में संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को शस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। अतः अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस उद्घोषणा के बारे में बताया। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने या निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा को वह पूरी तरह बाह्य प्रभाव या असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य या अठधर्मिता के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब हमने जाना था घोषणा के आधार, अब हम जानेंगे संसदीय अनुमोदन या उसकी समयावधि आपातकाल की। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटा दिया गया, जो वर्तमान में 1 माह है। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषण के अनुमोदन के हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का यह प्रावधान भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार प्रभावी रह सकता था, किंतु यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल को जारी रखने के अनुमोदन के बिना हो जाता है, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहती है, जबकि इस बीच राज्यसभा ने इसे जारी रहने का अनुमोदन कर दिया गया। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित
हो सकता था। अब हम देखते हैं उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। यह सुरक्षा उपाय भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता था तथा लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने यह व्यवस्था भी की है कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य स्पीकर को अथवा राष्ट्रपति को, यदि सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को, सदन चल रहा तो स्पीकर को लिखित रूप से नोटिस दे तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव से निम्न दो तरह से भिन्न होता है। पहला केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों में पारित होने की आवश्यकता है। पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन परिणामों को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला केंद्र राज्य संबंधों के प्रभाव, दूसरा लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल पर प्रभाव और तीसरा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। सबसे पहले हम केंद्र राज्य संबंधों पर इसके प्रभाव को देखते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इनका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत हम कर सकते हैं: कार्यपालक, विधायी और वित्तीय रूप में। सबसे पहले कार्यपालिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। सामान्य समय में केंद्र राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं यदि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। यद्यपि उनको निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन वे केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है। विधायी प्रभाव देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता, यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के समान वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र अथवा इसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने की शक्ति तथा कर्तव्य प्रदान कर सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित 2 परिणाम कार्यकारी और विधायी का केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरना किसी अन्य राज्य में भी विस्तार होता है।
तीसरा प्रभाव, वित्तीय प्रभाव क्या रहता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है। अब हम देखेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर आपातकाल का प्रभाव। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा। किंतु ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल 1971 से स्वतंत्र का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है, जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ही रहता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव रहता है। अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं।